सियासत में कब क्या कैसे कहां हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। यहाँ नए और पुराने चेहरे का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है। जनता कब नए चेहरे पर भरोसा कर ले और कब पुराने से पुराने चेहरे पर अपना भरोसा खो बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 के स्पेशल प्रोग्राम सियासतनामा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से रीवा के लोकसभा प्रमुख अमित सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। सर, आज हम आपसे राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक कई तरह की बातें करेंगे। स्वागत है आपका। जी, तो जनता का पहला सवाल आपसे ये है कि आपका सफर, आम आदमी का सफर दिल्ली से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अरविंद केजरीवाल जी का विंध्य क्षेत्र से काफी लगाव देखने को मिल रहा है। इससे विंध्य की जनता क्या समझे? देखिए, विंध्य की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी अलग है। जब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक सीरियसनेस से चुनाव लड़ना चाहा तो विंध्य से उनको रेस्पॉन्स मिला। विंध्य से हमेशा नई विचारधारा को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। समाजवादी आजादी के समय बसपा को पहला सांसद रीवा ने दिया। हर नई विचारधारा जो मजबूत है उसमें उम्मीद दिखती है तो बिल्कुल उसकी तरफ झुकता है, उसका स्वागत करता है, प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करता है। आम आदमी पार्टी का प्रयोग बहुत नायाब था। आजाद भारत के 77 साल की राजनीति में पहली बार काम परस्त राजनीति का विरोध बजा। धर्म की, जाति की और जो हवाई मुद्दे उनकी बातों से अलग सिटीजन्स की नीड्स पे काम करने वाली पार्टी आई। इसलिए आम आदमी पार्टी को विंध्य में लोग बहुत पसंद है। उसी रिस्पॉन्स ने मजबूर किया और ध्यान दे पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी अभी कुछ दिनों बाद रीवा आने वाले हैं। ये भी कहा जाता है कि अभी कुछ दिन पहले उनका एक कार्यक्रम रीवा में होने वाला था, जो किसी कारण स्थगित होकर सतना में किया गया। इसके पीछे क्या वजह रही? बहुत सरल सी बात है। रीवा का इतने सालों से विकास हो रहा है, यहाँ के लोग विकास पुरुष बन रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ हम 1000-3000 लोगों के साथ बैठ के बात कर सके। तो एक ऑडिटोरियम का ही प्रोग्राम है या एक बंद जगह पे जहाँ मीडिया इंटरेक्शन अच्छा हो सके और गारंटियों की घोषणा बड़े बढ़िया तरीके से। हमें पूरे रीवा शहर में कोई एक वेन्यू नहीं मिला जहाँ 2-3 लोग अंदर आराम से बैठ सके और अरविंद जी उनकी घोषणाएं कर सके। सुविधाओं के अभाव में हमको यहाँ से जाकर के सतना की एक प्राइवेट प्लेस में वो कार्यक्रम करना है। पर अब 18 को अरविंद जी और भगवंत मान जी का एक आम सभा ऐसा तय हुई है और आप सब उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप रीवा के ग्राउंड लेवल पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो जमीनी स्तर पर रीवा की जनता की क्या समस्याएं हैं? यहाँ की जनता जो है वो किन प्रमुख समस्याओं से जूझ रही है? देखिए, अगर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें, मैं तो मानता हूँ कि पहली जरूरत जनता की न्याय। हम न्याय में इतना पिछड़ गए हैं पूरे देश में, विंध्य में ही नहीं। आज 5 करोड़ मुकदमे अदालतों में लंबित। अदालतों के अलावा जो हमारी क्वासी कोर्ट्स हैं, जो ऑलमोस्ट कोर्ट जैसा रोल प्ले करती है, तहसीलें हो गई, विद्युत विभाग के ट्रिब्यूनल्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के ट्रिब्यूनल्स हो गए, डिपार्टमेंटल आर्बिट्रेशंस हो गए, इसमें हमने इतना कम काम किया है कि लगभग जनता को ना के बराबर न्याय मिलता। मैंने इस 75 साल के आजाद भारत में किसी सरकार को अपने एजेंडे में ये कहते नहीं देखा कि सुलभ और त्वरित न्याय देंगे। मिलता भी नहीं। आप किसी को भी इंटरव्यू कर लो कचहरी में जाकर के, भारत का या मध्य प्रदेश का एक आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हमें कोर्ट से जजमेंट बहुत जल्दी हो। और सरकार के पदाधिकारियों में इतना मेरिट का डाइल्यूशन हुआ है कि उनकी क्षमताएं काम करने की घट रही है और फैसले देने की क्षमताएं अधिकारियों की बहुत कमजोर हो गई। ये डाइल्यूशन से बहुत सारे कारण हैं। उस पर ना जाते हुए हम बोले, एक उदाहरण के साथ आप सब समझ गए। गोविंदगढ़ में एक बार 1140 बोरी कुछ धान पकड़ी। कोई किसान ही होगा जिसकी धान यहाँ आई। टेरिटरी बदली, सरकार खुद डीजल यहाँ 10 रुपया यूपी से महंगा बेच रही है। उस किसान को धान के 2 रुपए रेट यहाँ महंगे मिल रहे, बेटर मिल रहे होंगे तो वो आ गया यहाँ पे जब्त कर ली गई। अब फूड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पकड़ी और फूड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर। वो पूरा प्रकरण आज साल भर बाद मैंने पढ़ा अखबार में, पहले कोर्ट से निराकरित हुई।
जो चीज एक पटवारी स्तर का, एक खाद्य इंस्पेक्टर का स्तर का आदमी कर सकता है, उसको सुलझने में 1 साल लगे और वो भी न्यायालय से सुने। मतलब किसी भी टेबल पे कंप्लीट न्याय मिल करके ऑफिसर के लेवल पे न्याय को बाधित किया जाता है। यही करप्शन को पैदा करता है। सबको जल्दी न्याय चाहिए, अधिकारी करते नहीं, पूरा बर्डन कोर्ट पे शिफ्ट हो गया। कार्यपालिका बिल्कुल ठप और फेल हो गई। कार्यपालिका के अलावा जो विधायिका है, विधायिका आज कार्यपालिका बन चुकी है। विधायक तय करते हैं किसका ट्रांसफर होगा, नेता तय करते हैं कार्यपालिका कौन कहां होगा। ठीक है, उनका हक है, बट एट लेवल जाना हमें बहुत डिस्प्यूटेड केसेस है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा था, आज नेताओं के विवेकहीन या करप्ट होने के कारण पूरा ढह गया। तो कोई भी सरकार का काम ठीक से नहीं चल पाएगा, उसका बोझ झेलती है जनता। और हम सब इसीलिए, आप पत्रकारिता अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, पत्रकारिता की शिक्षा अच्छे से नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि सरकार की सरकार में पत्रकारिता मध्य प्रदेश में विकसित ही नहीं हुई। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही आज सबको समाधान दे रही है। किस सरकारी कॉलेज में पत्रकारिता की डिग्री है बताइए, मास्टर में कहाँ कहाँ। पर पत्रकारिता की कितनी जरूरत है ज्यादा बात, चौथा स्तंभ। इसलिए हम ढांचागत तरीके से फेल हो गए। तो काम तो एक नए सिरे से उठाना पड़ेगा। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, अच्छा रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट चाहिए, अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए, अच्छे लेवल का इन्वेस्टिगेशन और विवेचना चाहिए। ये तो बुरा आदमी कभी चक्रों में फंसेगा ही। अगर न्याय बाधित है तो बुरा आदमी कैसे जेल में जाएगा? हो सकता है सत्ता में भी आ जाए, फिर क्या हाल होगा? तो यही परिस्थिति बन गई। आज कोई भी करप्शन का केस होता है, निश्चित रूप से सीएम का नाम आता है। व्यापम देख लीजिए, ये पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार कि जो प्रदेश का मुखिया है वही करप्शन में इन्वॉल्व है, तो प्रदेश से क्या होगा? तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच से मध्य प्रदेश में पूछते हैं कि हमको सारे समाधान मिलते हैं, तब समाज का एक साथ उठना होगा। ये लंबा काम है, अभी कहा नहीं जा सकता कि 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। पर अगर आम आदमी पार्टी का शासन हुआ तो निश्चित रूप से ये 30 से 34 साल से ये परिणाम देंगे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में या फिर कहीं की विभिन्न क्षेत्र में किन मैनिफेस्टो के साथ या फिर किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? ये मैनिफेस्टो नाम तो एक छलावा था। आज तक जिसका भी चल रहा है, कांग्रेस का मोदी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी, काला धन पूरा वापस आ जाएगा, पेट्रोल 45 रुपए में बिकने लग जाएगा। तो मैनिफेस्टो कोई कंपलसरी चीज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिसको देगा ही, कोई बाइंडिंग नहीं। ना चुनाव आयोग ने कभी इस बात पर ध्यान दिया और ना कभी जनता ने इसका हिसाब दिया। इसलिए हम आए हैं एक नए तरीके से कि हम इसको गारंटी के फॉर्म में करें। ये इस पार्टी की गारंटी अरुण जी ने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि 1 केजरीवाल की गारंटी, ये तो दूंगा ही दूंगा। जैसे गारंटी किसी प्रोडक्ट की होती है वो देनी देनी, आपको मिलेगी। उन्होंने काम शुरू किया। पहली गारंटी भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश, 0 करप्शन इन एमपी। ये सरकारों की एफिशिएंसी को 60% बढ़ा देगा और करप्शन घटा तो प्रति व्यक्ति कम से कम महीने भर का 10,000 रुपये बचेगा, जो यहाँ वहां चला जाता। उसके बाद हमने रोजगार में काम किया, 10 लाख नौकरियां सरकारी पहले ही 5 साल में, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी हम नौकरियां देंगे। बिजली का हमने सीधा साधा फॉर्मूला बना दिया कि 300 यूनिट तक बिजली। अब बिजली की दरों को घटाने पे भी बहुत जोर से काम चल रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर कहता हूं कि हम पूरे भारत में बिजली 5 रुपए यूनिट दे सकते हैं आज की डेट से। खुद आप शोध करेंगे तो आपको लगेगा कि डीजल और पेट्रोल अमूमन 50% रुपए के आसपास दिया जा सकता है। ये भी हम अमल करने की स्थिति में हो जाएंगे अगर पीएसयू संपर्क। फिर हमने रोजगार कर लिया, नारी कल्याण में भी हमारी गारंटी है, तीर्थ यात्रा की भी हमने गारंटी दे रखी है। नारी कल्याण में लाडली लक्ष्मी बहना जैसा कुछ सोचा है? लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना से फार बेटर और बहुत सुपीरियर योजना हमारे पास है। हमने कहा सारी जनता को कि जब तक आप बेरोजगार हैं, चाहे लाडली बहना हो या लाडला लक्ष्मण, सबको हम अगर वो शिक्षित है और बेरोजगार है तो 3,000 रुपया महीना देंगे। फिर तो लाडली लक्ष्मण से 3 गुना ज्यादा हो गया। और हमने जो हेल्थ का बेनिफिट दिया, हमने कहा कि 0 एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एवरीथिंग, हर नागरिक को। तो वर्तमान में सरकार ने भी तो आयुष्मान कार्ड का, इस पर मतलब क्या है आयुष्मान कार्ड को लेकर? क्या कौन हो, कहां से आए वो कार्ड, कहां है, किस अस्पताल में आयुष्मान चलता है, किसमें नहीं चलता,
आयुष्मान की इतनी टेंडेंसी है कि अगर शिवराज जी अभी दे दें तो 4-5 हजार करोड़ रुपया मतलब अस्पतालों केवल आयुष्मान के दो। आयुष्मान इज नॉट अ सर्टेनिटी, और वो कार्ड पर आधारित है। वो कार्ड हो सकता है जाति पे आधारित हो, की बीपीएल पे आधारित हो, हम कुछ नहीं पूछे। आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश के अस्पताल में हैं तो आपके इलाज में आपको 1 रुपया नहीं खर्चा। इट्स सो सिंपल। अस्पताल जाइए, इलाज कराइए मुफ्त में और आ जाइए। वो उस बेनिफिट को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करके देखें तो 10,000 प्रति महीना निश्चित रूप से होगा। यहाँ तो गरीब आदमी अगर एक बार अस्पताल चला जाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के लिए पता नहीं कहाँ नीचे चला जाता है। तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, 3,000 रुपया बेरोजगार, सबको जोड़िए तो हम तो लाडली लक्ष्मी का पूरे परिवार के लिए हम एक सामूहिक योजना लेके आए। आप मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान सरकार है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कई बार इस बात पे घेरा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अगर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को घेरा तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। दिल्ली हमारा घाटे का बजट देता था, आज दिल्ली राज्य सरप्लस बजट दे रहा। शिवराज सिंह पहले मध्य प्रदेश को सरप्लस बजट में तो ले आए। तब बात करें क्या रेवड़ी की क्या नहीं। रेवड़ी की डेफिनेशन क्या है? जनता के हक का पैसा अपनी एफिशिएंट गवर्नेंस से अगर हम बचा करके वापस ईमानदारी से जनता को लौटा रहे हैं तो इसको रेवड़ी कहेंगे क्या? रेवड़ी याद रखिए भगवान के प्रसाद का पार्ट होता है, वो एक पवित्र चीज है, कोई बुरी चीज नहीं। और हम जनता का पैसा अगर जनता को वापस दे रहे हैं तो हम ईमानदार और श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को ये बजट सरप्लस बना करके दिखाया, बाकी वाले इनके और बाकी समीक्षा इनकी हम बात कर सकते हैं। विंध्य की राजनीति पे अमित सिंह का पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले तो विंध्य प्रदेश बन जाए हमारा, जो पहले हम एज अ स्टेट फंक्शनल थे 48 से लेकर 56 तक, इनलॉजिकली वो स्टेट बंद कर दिया गया। हम पहले तो एक विंध्य क्षेत्र अलग से प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं और फिर हम संभाल लेंगे, संभाल के दिखा देंगे कि हम मध्य प्रदेश के बजट के लगभग पैरेलल पहुंचने ले जाएंगे अगर हम 10-15 साल में। इस समय एक मुद्दा जो है वो देश में काफी वाइब्रेंट हो रखा है। हम लोग पहले जब स्कूल में थे तो कहते थे इंडिया इज माय कंट्री, लेकिन जब से अभी ये जो इंडिया अलायंस बना है जिसमें आपकी पार्टी भी सम्मिलित है, तब से जो गवर्नमेंट है वो भारत शब्द पे बड़ा फोकस कर रही है कि अब हर जगह ऑफिशियल जगह पे G20 समिट में भी देखा गया कि कई इन्विटेशन से भारत लिखा जा रहा है। तो ये जोर दिया जा रहा है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत भारत कहलाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मोदी जी के पास अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं, कोई काम दिखाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा था पूरा कर्जा देना जाएगा और उसी के कैलकुलेशन के आधार पर कहा था हर आदमी जेब में 15 लाख रुपया आ जाएगा। उन्होंने भारत की प्रगति की 100 वादे की। बुलेट ट्रेन आपने सुनी होगी, आपने स्मार्ट सिटी सुनी होगी। उस समय लगता था कि हम कॉस्मोनॉट जैसे जिंदगी रहेंगे, चंद्रमा पे रहने लग जाएंगे, हमारा लॉन्च चंद्रमा पे होगा, घर जमीन पे होगा, पृथ्वी पर। जब वो ड्रास्टिकली और मेजरली फेल हो गए, आज अपने किसी भी काम को बता नहीं सकते। अब वो शौचालयों का नाम नहीं ले रहे हैं तो उनके नामों निशान मिट चुके फील्ड। अब वो कौन सा कार्ड हो, अकाउंट, जनधन अकाउंट खोला था उसकी बात नहीं कर रहे 8 साल से। मोदी जी एक गोल पोस्ट को हाथ में लेके चलने वाले हैं अपनी। तो बहुत लोग जो करते हैं उनका अपना गोल पोस्ट होता है और अपनी गेंद होती उनकी जेब में, और चलते चलते वही बोलना है। अब उनके पास अपने काम के आधार पर बताने के लिए हिंदुस्तान को कुछ नहीं है। अच्छा, कोई पीएम मिजरेबली फेल होता है 10 साल के गवर्नमेंट, तो क्या करेगा? वैसे भी मुद्दे ढूंढता है कि कहीं सनातन धर्म कुछ बुलवा दो, उसको मुद्दा बना दो। और ये इंडिया और भारत की डिबेट का सबसे आर्टिकल 1 है, इसमें अम्बेडकर जी एक बार जवाब दे चुके, अब वो जवाब फाइनलिटी पे पहुंच गया। तो क्या भारत के आदमी, श्री कृष्ण के कितने नाम थे? 100 नाम। वो आज भी भारत के इष्ट है, कौन उनके नाम बढ़वा रहा है, पढ़वा रहा है? कोई नहीं। तो जब कृष्ण स्वीकार है जिनके हजारों नाम थे, विष्णु स्वीकार है जो एज भगवान हम मानते हैं, तो हम उनके नाम का नहीं करते। तो भारत के जब 2 नाम है तो बुराई क्या है? हम तो चला लेंगे, सब चला लेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डिबेट। जिसको पसंद है भारत को, जिसको पसंद है इंडिया को। पर जो रिकॉर्ड्स में दुनिया भर में चला जा चुका, हमारी करेंसी नोट्स में प्रिंटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में, मतलब फर्स्ट में उनकी कवरिंग पे ही लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत को। ये डिबेटेबल टॉपिक है, इट्स जस्ट अ मैटर। आपने निकाल दिया कि एक मुद्दा निकालकर बोले, उसके बारे में बात करें। इस समय दूसरा मुद्दा भी चुनावी मुद्दा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
तो ये वन नेशन और वन इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये एक ओलंपिक के 100 मीटर की रेस सोचिए कि हमने सबको स्टार्टिंग पॉइंट में 0 बिठा दिया, 47 की बात करता और फायर किया कि चलिए दौड़ रहे, कोई पीछे रहेगा किसी कारण से। अब क्या बीच में रेस रोक करके हम कहेंगे तो भी साथ में आने से रेस करते हैं? एक्चुअली इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा चल रहा है कि कहीं 14 मुख्यमंत्री हुए हैं, कहीं 12 हुए हैं, आज तक इतिहास में कहीं 20 हो रहे होंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कार्मिक उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती, जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ है ही नहीं, और करप्शन के कितने चांस है। अगर हम आज ईवीएम मशीनों में पेगासस डाल करके, वायरस डाल करके रिजल्ट निकालेंगे तो सोचिए इसकी भी संभावना है पूरे देश में एक फर्जी सरकार आगे शासन कर। तो अगर कोई डिक्टेटोरियल माइंडसेट का आदमी हो उसको एक इलेक्शन मैनिपुलेट करने में सारी राज्य सरकार और सारी देश की सरकार होगी, तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर हो जाएगा अगर हमने ये अलाउ किया। दूसरी चीज ये प्रैक्टिकल तरीका आपने मतलब सरकार बीच में खरीदी 1.5 साल बाद 35 विधायक खरीदे सरकार पर, अब वो नई सरकार बनने में 2 साल में गिर जाती है, अल्पमत हो जाती है, तो फिर कैसे उसको बराबर लाके इक्वेट करो? तो इसमें ये प्रैक्टिकल चीजें इन सब चीजों पढ़ना नहीं चाहिए। ये केवल देश के विकास और फ्लो को रोकते हैं और वाहिया डिबेट है, मेरी समझ सके। दिल्ली क्षेत्र में 2023 के इलेक्शंस को लेकर आम आदमी पार्टी क्या देखती है, क्या सोचती है, अपना फ्यूचर उसे कैसा दिख रहा है? देखिए, पहले तो हम खुद भी कहते थे और लोग भी कहते थे कि आम आदमी पार्टी तो वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास कोई टास्क आता है पार्टी के पास, हमारे पास वॉलंटियर्स आ जाते हैं जो लाइक माइंडेड लोग रहते हैं। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ये भी करके देखा, पार्टी नहीं बनी, डेलीगेशन हम लोगों ने ऐसे दिखा, पर अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लोग इसकी बात नहीं करते और कार्डर बेस्ड पार्टी बन गए। हमारे मध्य प्रदेश में अब हर गांव में एक संगठन है, ग्राम समिति, 2817 गांव है रीवा लोकसभा में, और हर गांव में हमारा संगठन। तो हम वॉलंटियर बेस्ड पार्टी से एक प्रॉपर कार्डर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी बन गए, और ये मध्य प्रदेश में हो गया है। पहले हम बोलते रहते थे हो गया, तब हमने बोलना शुरू किया। तो अब आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ेगा। अब नीचे से ऊपर तक पार्टी एक संगठित पार्टी, प्रोसीजर जनित पार्टी है, इसमें हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन तो पार्टी ने लीप्स एंड बाउंड्स में किया है, बहुत आगे है। अब इसको काम के रूप में पढ़ने होना, इसको वोट के रूप में पढ़ने होने में थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज नहीं है जो हम मैगी की जल्दी से बना करके खा लेते हैं। इट टेक्स टाइम, उसमें एक ड्यू कोर्स है। वो ड्यू कोर्स पहुंचने में हमको अमूमन ना कांग्रेस की खिलाफत करनी पड़ेगी और ना भाजपा की खिलाफत करनी, हम अपने काम से यहाँ जीता करेंगे। और दूसरी पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 20 साल का सरकार है, ये दूसरी पार्टी फिर होते मुख्यमंत्री होंगे, परिणाम थोड़ा कम मिलेगा ये मैं कह नहीं सकता, पर तेजी से उसमें काम। तो बस आखिरी सवाल आपसे यही है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली अभी कितनी दूर है? इट विल टेक टाइम। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि 23 में संभव, तो मैं कहता हूँ कि संगठन में काम करने के नाते जो कहना, बट थोड़ा कोर्स ऑफ समय में, मतलब 28 के चुनाव में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी। ये तो हो गई राजनीतिक बातें हैं। अब हम आपसे करेंगे कुछ गैर राजनीतिक बातें, जिससे होंगे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, जिसमें हमारी जनता जानेगी अमित सिंह की थोड़ी पर्सनल चॉइसेस के बारे में। तो रेडी है क्या? बिल्कुल, रैपिड फायर है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको 1 और 2 वर्ड में आंसर देना है। पहला सवाल है, अमित सिंह की पसंदीदा फिल्म? सिलसिला is one of my favorite Indian films, talking about family personality, और सेविंग प्राइवेट रैन बहुत पसंद है। वेस्टर्न मूवीज ज्यादा पसंद है, इंडिया की मूवीज कम देखता हूँ। पसंदीदा खाना? ऑब्वियसली नॉन वेज। पसंदीदा किताब? किताबें मुझे बहुत पसंद है, अभी शिव पुराण पढ़ रहा हूँ। आई लव टू रीड एनीथिंग, कुछ भी पढ़ना पसंद है। आपका फेवरेट गाना? एक गाना तो फेवरेट नहीं कह सकता कभी, तो ये जो आप किसी भी मूड में सुन सकते हैं। व्हिटनी ह्यूस्टन का गाना है आई सेव्ड ऑल माय लव फॉर यू। आपकी फेवरेट सिंगर? व्हिटनी ह्यूस्टन।
मिल जाओ तो कन्वर्सेशन में मिल जाओ। और आपके पॉलिटिकल आइडल केंद्र में बचा चर्चा साहब मुझे बहुत तो ये थे हमारे साथ अमित सिंह जी, जिन्होंने हर एक सवाल पर जनता के लिए बखूबी जवाब दिया। उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो विंध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर आएगी। उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हिंदुस्तान 24 बहुत बहुत धन्यवाद।